Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to continue with the topic transition and inner transition elements. This is topic number 9 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12. The topics to be covered in this chapter were these. Out of this, we are done with the few topics such as introduction. So, we are done with introduction, position in the periodic table, electronic configuration, oxidation states of first transition series, physical properties of first transition series, and few of the trends in atomic properties of the first transition series. And if you have missed these videos, you can click on the I button above and see those videos. Today we are going to deal with the remaining trends in atomic properties of first transition series. So let's begin with color. So what is the color of transition elements, that is D block elements? So S block and P block elements are generally colorless and they also make colorless compounds. But the D block elements, those are transition elements, are generally colored and they make colored compounds. So a substance appears colored if it absorbs a portion of visible light. इस यूनिवर्स में जो भी कलर आपको दिख रहा है वो इसकी वजह से दिख रहा है क्योंकि वो गिवन सब्सटेंस कोई लाइट एब्जॉर्व कर पा रहा है विजिबल रीजन से. तो विजिबल लाइट में से यदि वो कोई पोर्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्व कर पाएगा तो वो कंपाउंड दिखेगा कलर्ड. The color depends upon the wavelength of absorption in the visible region of electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation का स्पेक्ट्रम होता है और उसके अंदर दो रीजन है. एक्चुअली बहुत सारे रीजन होते हैं बट हम डील करते हैं विजिबल रीजन एंड यूवी रीजन से. सो आपका जो सब्सटेंस है वो विजिबल रीजन के पोर्शन से वो लाइट एब्जॉर्व करेगा और वो कौन सा लाइट एब्जॉर्व कर रहा है उस वेवलेंथ के हिसाब से आपको कलर दिखेगा. तो आपको आजू बाजू कोई पत्ते ग्रीन कलर के दिखते हैं, कोई लाइट ग्रीन कलर के, कोई डार्क ग्रीन कलर के, फ्लावर येलो, रेड, ऑरेंज. ये सब कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्व कर रहे हैं विजिबल रीजन से और वो जो लाइट एब्जॉर्व कर रहे हैं उस वेवलेंथ पे डिपेंड होके आपको कलर दिख रहा है. The ionic and covalent compounds formed by transition elements are colored. तो ये मैंने आपको अभी बता दिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनके ज़्यादातर कंपाउंड्स जो भी फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स. ये खासियत स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट की है. एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड कलर्ड नहीं होते. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड 99% केसेस में कलर्ड कंपाउंड्स ही होते हैं. ऐसा क्यों है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स? तो आंसर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से वहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल है. तो हमने ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कलर कंपाउंड के पार्ट में पढ़ा हुआ है. इट इज़ जस्ट रिपीटेशन और रिवीजन ऑफ दिस. ओके, तो आपने वो वीडियो मिस किया होगा तो आप वो वीडियो पे जा सकते हो आई बटन पे क्लिक करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कलर्ड. और वहाँ पे आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज़्यादातर एलिमेंट्स जो सेंट्रल मेटल होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं. तो उसका आंसर वहाँ से भी आप लिख सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था. तो यहाँ पे अभी यह इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनके डी ऑर्बिटल्स में. अब डी ऑर्बिटल्स में 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, करेक्ट? तो ये पांचों के पांचों सब ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के एक ही एनर्जी लेवल के होते हैं.
जब वो एलिमेंट या एटम फ्री या आइसोलेटेड होता है। मतलब सपोज आप कॉपर की बात कर रहे हो, टिटेनियम की बात कर रहे हो, यदि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं किसी भी लिगैंड के साथ अटैच नहीं है, किसी भी सॉल्वेंट के साथ अटैच नहीं है, और वो फ्री है, सिर्फ कॉपर कॉपर की तरह ही है, टिटेनियम टिटेनियम की तरह ही है, और वो आइसोलेटेड है, तो उसके पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल एक ही एनर्जी के होंगे, या फिर डी जनरेट वर्ड यूज़ कर सकते हो, मतलब दे बिलोंग टू सेम एनर्जी लेवल। All the five subshells of this d orbital will be of same energy level. But in complexes, the metal ion is surrounded by solvent molecules or ligands. जब भी आपके d ऑर्बिटल से ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब कंपाउंड्स बनाएंगे या कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, तब वो आइसोलेटेड या फ्री नहीं होंगे, वो सराउंडेड होंगे किससे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से या फिर लिगैंड से, मतलब वो फ्री नहीं होंगे। अब सराउंडेड होने की वजह से क्या होता है, उनके जो डी ऑर्बिटल्स जो एक ही एनर्जी के थे, अब वो एक एनर्जी के नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल की इंटरैक्शन होने वाला है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल से, और या फिर लिगैंड के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल से, और उसकी वजह से इसके जो भी डी ऑर्बिटल्स है वो एक एनर्जी के नहीं रह पाएंगे, वो इंटरैक्शन की वजह से। तो जो भी एटम या एलिमेंट था जो अकेले था, फ्री था, तब वो आइसोलेटेड था, तब सारे डी ऑर्बिटल एक एनर्जी के थे। पर जैसे ही उसने कॉम्प्लेक्स बना दिया या कंपाउंड बना दिया या मॉलिक्यूल बना दिया, तब उसके क्या हुआ, उसका इंटरैक्शन होने लगा सराउंडिंग सॉल्वेंट से या लिगेंड से, और उसके पांचों डी ऑर्बिटल एक लेवल के नहीं रहे। बट स्टिल इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, भले ही पांचों डी ऑर्बिटल टू इसमें स्प्लिट होते हैं, करेक्ट, T2G और EG। इफ़ यू रिमेंबर दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो आपको याद होगा वो डी ऑर्बिटल्स दो पार्ट में स्प्लिट होते हैं, T2G एंड EG, ठीक है। बट स्टिल उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, सेम रहता है, भले वो स्प्लिट हो जाए, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दिस डी ऑर्बिटल रिमेन्स दी सेम। तो भले ही स्प्लिट भी हो गए तो भी इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम है। और इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने के वजह से बहुत कम एनर्जी लगता है एक इलेक्ट्रॉन को वन डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाने के लिए। भले ही वहाँ पे स्प्लिटिंग हो चुका है, दोनों के एनर्जी लेवल, दो डी ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल अभी डिफरेंट हैं, बट दोनों के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने की वजह से उनका एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप कर पाता है। अब वो जो एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल जाने के लिए, छोटा सी एनर्जी चाहिए, पर चाहिए, वो एनर्जी आएगा कहाँ से, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन के कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी लगेगा उस हिसाब से वो पर्टिकुलर वेवलेंथ से एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और फिर जंप करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्व करने की वजह से जो एनर्जी उसने एब्जॉर्व किया है उसके डिपेंडेंट आपको कलर दिखने वाला है उस सब्सटेंस का या उस कॉम्प्लेक्स का। तो बेसिकली इसका फुल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप डी ऑर्बिटल के या डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टडी कर रहे हो और या ट्रांजिशन में स्टडी कर रहे हो, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और उनका जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल बनता है या कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका सेंट्रल मेटल एटम का सारे डी ऑर्बिटल्स एक लेवल एनर्जी पे नहीं रहते, क्योंकि वो इंटरैक्ट कर रहे लिगेंड या सॉल्वेंट के साथ, और इसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अब वो जंप करने के लिए फ्री है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, और इजीली जंप करता है क्योंकि उन दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, और जंप करने के लिए उसको जो भी थोड़ा सा एनर्जी चाहिए उस पर्टिकुलर विजिबल एरिया के वेवलेंथ से एब्जॉर्व करने वाला है, और एनर्जी जो भी वो एब्जॉर्व करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ मॉलिक्यूल ने रेड कलर एब्जॉर्व किया है, ठीक है, तो जो भी आपका डी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए आपके गिवन मॉलिक्यूल ने सपोज रेड कलर एब्जॉर्व किया है, तो आपको दूसरे कलर बाकी जो भी लाइट है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, करेक्ट, और उस आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू दिखाई देगा। तो जो भी आपको कॉम्प्लेक्स ब्लू दिख रहा है, मतलब उस कॉम्प्लेक्स ने कौन सा कलर एब्जॉर्व किया है, रेड लाइट का।
तो रेड लाइट का जो भी कॉम्प्लेक्स वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो सपोज आपका कॉपर सल्फेट, ये जो कंपाउंड है वो ब्लू दिखता है, क्यों? क्योंकि उसने रेड लाइट एब्जॉर्व किया है। बट स्टिल देर आर सम कंपाउंड्स और सम एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक विच आर कलरलेस। हमने बोला है 99% केसेस में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड दिखाते हैं, बट स्टिल 1% है। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं होगा, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, और यदि डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो एलिमेंट कलर नहीं हो सकता, क्योंकि डी डी ट्रांजिशन के बिना कोई भी एलिमेंट ट्रांजिशन कलर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल Cu प्लस दैट इज हैविंग D3D10, 10 मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। फिर Ti4 प्लस, वहाँ पे 3D0 है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो ट्रांजिशन करेगा, इसलिए यहाँ पे भी कलर पॉसिबल नहीं है। तो जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या कॉम्प्लेक्स में कलर नहीं होता है, मतलब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। Color of the transition metal ion depends on ligand and geometry of complex formed by the metal ion। तो जो भी कलर होगा ट्रांजिशन एलिमेंट का वो और भी दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, वो ligand and geometry of complex। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। When cobalt chloride, that is CO2 plus, is dissolved in water, it forms pink color solution of the complex। ओके तो जो भी आप CO2 प्लस दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा पिंक कलर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे बनता है COH2O62 प्लस, तो वहाँ पे बनता है कोबाल्ट एंड वाटर का कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, और ये ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होने की वजह से यहाँ पे पिंक कलर है। बट यदि आप ये सोल्यूशन को फर्दर ट्रीट करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl ये सोल्यूशन में डाल दो, जो पिंक कलर का सोल्यूशन आपका बना है बीकर में, उसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl का कुछ ड्रॉप्स डाल दो, तो आपको दिखेगा कि पिंक कलर चेंज हो गया डीप ब्लू कलर में। पिंक कलर डीप ब्लू कलर में चेंज नहीं होना चाहिए, पर वो हो गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब दूसरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है दैट इज COCl42-, और इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर के वजह से अब वो दिखाता है डीप ब्लू कलर। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि ज्योमेट्री और लिगैंड कॉम्प्लेक्स का डिसाइड करता है उसका कलर। तो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कॉम्प्लेक्स के कलर को डिसाइड करते हैं, या फिर वो वेवलेंथ नहीं है जो सिर्फ कॉम्प्लेक्स के कलर को डिसाइड करता है, और भी है, वो है लिगैंड एंड ज्योमेट्री। तो लिगैंड कौन सा है आपका वो भी डिसाइड करेगा, और ज्योमेट्री क्या है वो भी डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन है, ये देखो पहले आपने क्या किया है, COCl2 को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो आपको मिला COH2O62 प्लस, जिसका ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री था और वो था पिंक कलर का सोल्यूशन। जब आप इसमें 4Cl माइनस लिगेंड ऐड कर रहे हो तो बन रहा है COCl42-, और ये है आपका टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, करेक्ट, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, और ये दिखा रहा है डीप ब्लू कलर। और यहाँ पे आपके पास स्पेक्ट्रम है कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से रीजन से लाइट एब्जॉर्व करके कौन सा कलर दिखाएगा, तो ये स्पेक्ट्रम बता रहा है। नेक्स्ट इज डस्ट, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन रिलेट्स टू। तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल का कलर किससे किससे रिलेटेड है? पहला, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि आपके गिवन ट्रांजिशन मेटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा। सेकेंड, डी डी ट्रांजिशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ पे डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, और जहाँ पे भी ट्रांजिशन एलिमेंट में डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड ही होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लिगैंड अटैच टू द मेटल आयन। तो लिगैंड कौन सा अटैच है आपके सेंट्रल मेटल आयन में वो भी कॉम्प्लेक्स का कलर डिसाइड करने वाला है। एंड द लास्ट वन इज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द मेटल आयन। तो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, वो भी डिसाइड करेगा कि आपके कॉम्प्लेक्स को कौन सा कलर होने वाला है।
तो यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट दिया है जिसमें आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से दिख सकते हैं मैक्सिमम केसेस में वो दिया है। इसके अलावा तो ये भी डिसाइड करता है, लिगैंड एंड ज्योमेट्री भी आपके कॉम्प्लेक्स का कलर डिसाइड करने ही वाला है। बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में यहाँ पे दिया हुआ है CSC, दैट is Scandium 3+ इन जीरो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कलरलेस, क्योंकि उसमें जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसलिए ऑफ कोर्स कलरलेस होगा। Ti3+ है पर्पल, क्योंकि उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Ti4+ है, उसमें जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो कलरलेस। V3+ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रीन एंड सो ऑन। पर आप नोटिस करोगे इस चार्ट में जहाँ पे भी जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, वो सारे कॉम्प्लेक्स क्या है, कलरलेस। और जहाँ पॉसिबल है वो कुछ कलर दिखा रहे हैं, बट दिस कलर कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लिगैंड और ज्योमेट्री भी आपके कलर डिसाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन elements. So transition metals and their compounds exhibit good catalytic property. So what is basically catalyst? कैटलिस्ट वो रिएक्शन का वो पार्ट है जो रिएक्शन में डाला जाता है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता। तो कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, बट वो पार्टिसिपेट नहीं होता। एंड ऑफ द रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट वापस मिल जाता है। जो भी आप कैटलिस्ट रिएक्शन में डालोगे, रिएक्शन के एंड में आप वापस उसे कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। और ट्रांजिशन मेटल्स बहुत अच्छे कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, दे शो वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। दे आर इवन गुड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो ये जो कैटलिस्ट है वो दोनों भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, गुड होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस मतलब सेम नेचर। तो सपोज आप रिएक्शन मिक्सचर ले रहे हो जिसमें आपका रिएक्टेंट भी लिक्विड होना चाहिए, आपका कैटलिस्ट भी लिक्विड होना चाहिए, आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए, तो हो गया होमोजीनियस। मतलब सब कुछ सेम स्टेट में, आपका कैटलिस्ट भी, रिएक्टेंट भी, सॉल्वेंट भी, सब एक जैसे स्टेट में। हेट्रोजीनियस मतलब आपका कैटलिस्ट सॉलिड है और आपका रिएक्टेंट लिक्विड है, तो दोनों अलग अलग स्टेट में, इसलिए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का आपको मीनिंग समझ गया होगा। ट्रांजिशन मेटल दोनों केसेस में बहुत अच्छे काम करते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट में भी और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में। ये क्यों हो पाता है, क्योंकि देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखा पाते हैं। एंड दिस स्टेप्स इन्वॉल्व चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल आयंस। और ये जो स्टेप्स में जब भी वो पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस हो जाते हैं, मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को मैन्युपुलेट करके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका रेट इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड्स लाइक Fe, कोबाल्ट, nickel, palladium, platinum, chromium are used as catalysts in large number of reactions. यदि आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ोगे डिटेल में तो आप ये कैटलिस्ट को जनरली बहुत सारे रिएक्शन में पाओगे, Fe, कोबाल्ट, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, क्रोमियम एक्सेट्रा। देयर कंपाउंड एनहांस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मैंने बताया कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी ही होती है कि वो रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करता है, दैट इज एनहांस करता है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन एलिमेंट्स के, वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं। इन होमोजेनियस कैटलिस्ट रिएक्शन द मेटल आयन पार्टिसिपेट बाय फॉर्मिंग अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, जब भी आप होमोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन पढ़ोगे तब जो मेटल आयन है, ट्रांजिशन मेटल आयन है, उस रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, बाय फॉर्मिंग अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन जाएगा और फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बट इन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन द मेटल प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर रिएक्टेंट टू रिएक्ट। तो क्या होता है, जो मेटल है, सपोज Fe आपने लिया है उस रिएक्शन में, तो Fe
हम लोग पाउडर फॉर्म में लेते हैं, पर पाउडर का भी हर एक मॉलिक्यूल का कोई तो सरफेस एरिया होता है, और वो सरफेस पे वो अब रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। तो जस्ट वो क्या होता है, आपका रिएक्टेंट आके उस सरफेस पे अटैच हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका जो भी रिएजेंट है वो आके अटैच हो जाएगा, रिएजेंट और रिएक्टेंट में रिएक्शन हो जाएगा और फिर वो सरफेस छोड़ देगा। ठीक है, और आप वापस अपना कैटलिस्ट निकाल सकते हो। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में ये होता है कि मेटल अपना सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, और होमोजीनियस में वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस, MnO2 act as a catalyst for decomposition of KClO3। तो KClO3 को जब भी डिकम्पोज करना होता है तब MnO2 को यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। Next, in manufacture of ammonia 5 Harver process, molybdenum and Fe is used as a catalyst। ये सारे क्वेश्चन MCQ के लिए आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है बट इम्पॉर्टेंट है। तो KClO3 के डिकम्पोजिशन के लिए कौन यूज़ होता है, MnO2। ठीक है, अमोनिया के सिंथेसिस बाय हार्बर प्रोसेस के लिए कौन सा मेटल यूज़ होता है, मोलिब्डेनम या Fe। ठीक है, कोबाल्ट एंड TH alloy is used in Fischer-Tropsch process in synthesis of gasoline। गैसोलीन बहुत इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द इंडस्ट्रीज में, और ये इसको सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा एलॉय यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट एंड TH का। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड निकल formed by reduction of heated oxide in hydrogen is extremely efficient catalyst in heterogenation of ethene to ethane। तो आपने रिडक्शन रिएक्शंस पढ़े हैं 11th स्टैंडर्ड में, करेक्ट। रिडक्शन रिएक्शंस में जनरली आप फाइंड करोगे कि मेटल आयंस यहाँ पे, मेटल एटम्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जैसे कि निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये तीनों भी मेटल यूज़ किए जाते हैं रिडक्शन के लिए, जो अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं अल्कीन को टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो आपको कोई मेटल डालना पड़ता है जो कि मेटल अपना सरफेस प्रोवाइड करे, जिसमें अल्कीन आके अटैच हो जाए, और फिर आपका हाइड्रोजन गैस उस पर अटैक करके उसे रिड्यूस कर देता है। तो आपको जब भी इथीन को इथेन बनाना है तो आपको H2 गैस के साथ निकल भी यूज़ करना पड़ता है। In contact process of industrial production of sulfuric acid, sulfur dioxide and oxygen from the air react reversibly over a solid catalyst to platinized asbestos। ठीक है, platinized asbestos के ऊपर O2 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, SO3। प्लेटिनाइज्ड asbestos में प्लैटिनम मेटल यहाँ यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस विथ एन Fe क्रोमियम कैटलिस्ट। तो आयन और क्रोमियम के कैटलिस्ट को साथ में यूज़ किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करके CO2 एंड हाइड्रोजन गैस जनरेट करने के लिए, और ये दोनों भी गैस सिलेंडर्स में फिल करके रिएक्शंस और वेरियस लैब्स में यूज़ होते हैं। तो आपको जब भी गैस जनरेट करना है तो आपको CO को ये रिएक्ट करना होगा वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड क्रोमियम एज कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिनियल कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड्स होते क्या हैं, सो व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इन इंटरस्टिनियल स्पेसेस within the crystal lattice, the compounds formed are called as interstitial compounds। ठीक है, interstitial compound मतलब क्या होता है, क्रिस्टल लैटाइस होता है जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है। ठीक है, तो उसके अंदर स्पेसेस होते हैं, यदि उस स्पेसेस में यदि एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन को आप ट्रैप कर सको, उस स्पेसेस में आप हाइड्रोजन को, कार्बन को, नाइट्रोजन को उस क्रिस्टल लैटाइस की इंटरस्टिनियल स्पेसेस में ट्रैप कर सको, तो उसे कहोगे आप इंटरस्टिनियल कंपाउंड। समटाइम्स सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन क्रिस्टल लैटाइस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्रिस्टल लैटाइस में कभी कभी सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और वो बना देते हैं इंटरस्टेनियल कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के लैटाइस में वो ट्रैप हो गए। ठीक है, तो स्टील एंड कास्ट आयन आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टेनियल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड आयन। तो कार्बन एंड आयन के इंटरस्टेनियल स्पेसेस में एक्चुअली
एक्चुअली आयन की इंटरस्टेनियल स्पेसेस में कार्बन ट्रैप हो जाता है, ठीक है। आयन जो है वो एलिमेंट, उसके क्रिस्टल लैटाइस के इंटरस्टेनियल स्पेसेस में कौन ट्रैप हो जाता है? कार्बन, और वो बना देता है स्टील और कास्ट आयन। तो कितने परसेंटेज में कार्बन ट्रैप हुआ है वो डिसाइड करेगा कि स्टील बनेगा या कास्ट आयन बनेगा। And due to the presence of carbon, the malleability and ductility of iron is reduced while its density increase। और ये क्या हो जाता है, आयन जो है वो प्योर मेटल है तो उसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी हाई है, क्योंकि मेटल में प्रॉपर्टीज ही होते हैं कि वो हाईली मेलेबल है, हाईली डक्टाइल होते हैं। बट उसकी इंस्टेंटेनियस स्पेसिस में कार्बन होने की वजह से अब वो लेस मेलेबल है, लेस डक्टाइल है, बट उसकी टेनासिटी इंक्रीज हो गई है। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टेलियल कंपाउंड्स। अब इंटरस्टेलियल कंपाउंड्स क्यों पढ़ा जाता है और क्यों उसे बनाया जाता है, क्यों, क्या उसमें खासियत है? The important thing is they are hard and good conductors of heat and electricity। तो और हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्योर आयन इतना हार्ड नहीं है जितना स्टील या फिर कास्ट आयन। सो दे बिकम मोर हार्ड and they are now more good conductor of heat and electricity। Okay, second property, their chemical properties are similar to parent iron। तो आयन और कास्ट आयन और स्टील के प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन प्योर मेटल्स। Fe का जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे ऑफकोर्स कास्ट आयन या स्टील का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अब इंस्टेंटेनियस स्पेसिस में कार्बन है जो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करने वाला है। देयर डेंसिटीज आर लेस देन द पेरेंट मेटल, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। The metallic carbides are chemically inert and extremely hard as diamond। ठीक है, वो लोग अभी केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो आयन में जंग लग जाता है, आयन रस्ट हो जाता है, बट स्टील रस्ट नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि आयन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी ऑक्साइड फॉर्म करता है, बट स्टील नहीं, क्योंकि वो केमिकली इनर्ट हो जाते हैं और एक्सट्रीमली हार्ड हो जाते हैं। और इसलिए इंटरस्टेनियल कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए किचन के यूटेंसिल्स आपने देखे हैं आयन से नहीं स्टील से बने होते हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, and that's why interstellar compounds are also important। Next is formation of alloys। So transition elements are mostly metals and therefore they show the property of formation of alloys। So first question is, what is an alloy? So an alloy is a combination of metals or metals combined with one more other element। एक मेटल या ग्रुप ऑफ मेटल जब और भी एक या ग्रुप ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो उसे कहेंगे एलॉय। सो डू एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफर लार्जली? द आंसर इज नो, दे डू नॉट डिफर लार्जली। तो इसके लिए आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हो, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पार्ट 2, उसमें हमने एटॉमिक रेडियाई की बात की है। Now, the transition metals form alloys where atoms of one metal are distributed randomly in the lattice of another metal। तो ट्रांजिशन मेटल ऐसे alloy बनाते हैं कि एटम ऑफ वन मेटल, एटम एक मेटल का दूसरे मेटल के लैटाइस में रैंडमली स्प्रेड होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सपोज आपके पास एक मेटल का क्रिस्टल लैटाइस इस तरह से है, ठीक है, सपोज ऐसे है, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है, ठीक है, ये एक मेटल का है। अब दूसरा मेटल का जो क्रिस्टल लैटाइस है उसको हम ऐसे क्रॉस ड्रॉ करते हैं, वो रैंडमली उसके बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और ये टुगेदर मिलके बनाएंगे एलॉय, because alloy is made up of metal, one metal or group of metal with another element। The metals with similar radii and similar properties readily form alloys। तो alloys बहुत जल्दी कौन से metals साथ में आके बनाते हैं? जिनका similar property होता है या similar radius होता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के lattice में easily और comfortably fit हो पाएंगे। इसलिए जिस भी elements का या metals का similar radius है और similar properties है वो together आके बनाएंगे alloys।
So alloys are classified into ferrous and non-ferrous. अब फेरस एंड नॉन फेरस में डिफरेंस क्या है? फेरस एलॉयज हैव एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन एटम्स ऑफ आयन इन द मिक्सचर. तो जो भी आयन है, फेरस मतलब आयन होता है, ठीक है. फेरस मतलब क्या होता है? आयन. तो आयन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होगा इस एलॉय में. तो आयन के लैटाइस के अंदर दूसरा कोई भी एलिमेंट आके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे कहेंगे फेरस एलॉय. फेरस इज आयन. ओके. सो आयन के क्रिस्टल लैटाइस में कोई दूसरा एलिमेंट आके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसे कहेंगे फेरस एलॉय. एज परसेंटेज ऑफ आयन इज मोर दे आर टर्म्ड एज फेरस एलॉय. ठीक है. जैसे आयन का परसेंटेज ज़्यादा है इसलिए उसे क्या कहते हैं? फेरस एलॉय. क्योंकि आयन के क्रिस्टल लैटाइस में आके दूसरा एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो आयन का ऑफ कोर्स परसेंटेज ज़्यादा है और इसलिए वो फेरस एलॉय. फॉर एग्जांपल निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, ऑल ऑफ देम आर फेरस एलॉय क्योंकि उनमें कार्बन प्लस आयन है. तो ये सब के अंदर निकल स्टील में, क्रोमियम स्टील में, स्टेनलेस स्टील में कार्बन होता है. अलॉन्ग विद दैट निकल स्टील में निकल होता है, क्रोमियम स्टील में क्रोमियम होता है और ये सब साथ में मिलके बनाते हैं फेरस एलॉय क्योंकि इनमें मेन कंपोनेंट कौन है? आयन. Next is non-ferrous alloy. So non-ferrous alloys are formed by mixing atoms of transition metal other than iron. आयन को छोड़ के कोई भी ट्रांजिशन मेटल को यदि आप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ मिक्स कर दो तो बन जाएगा नॉन फेरस एलॉय. ठीक है. नॉन फेरस के लिए आपको आयन नहीं चाहिए, बाकी कोई भी ट्रांजिशन मेटल चलेगा और उसके साथ आपको चाहिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल ब्रास विच इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर और जिंक दोनों भी ट्रांजिशन एलिमेंट है और दोनों भी साथ में मिलके बना रहे हैं नॉन फेरस एलॉय. नेक्स्ट इज फेरस एंड नॉन फेरस एलॉयज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज और इवन इन योर डे टू डे लाइफ लाइक स्टेनलेस स्टील. ये दोनों भी एलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. Next is uses of alloys. So bronze, an alloy of copper and tin, is tough, strong and corrosion resistant. It is used for making statues, medals and trophies. तो सारे स्टैचूज, मेडल्स या ट्रॉफीज किससे बने होते हैं? ब्रॉन्ज से. जो एलॉय किसका है? कॉपर और टीन का और बहुत स्ट्रॉन्ग और कोरोजन रेजिस्टेंट है. नेक्स्ट इज कुपरा निकल. An alloy of copper and nickel is used for making machinery parts of marine ships, boats, for example marine condenser tube. क्योंकि इनमें जंग नहीं लगता और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए ये वाला एलॉय को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है शिप के पार्ट्स बनाने के लिए. नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटर फ्यूलेज ऑफ अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट. तो स्पीड एयरक्राफ्ट के जो फ्यूलेज है उसको बनाने के लिए यूज़ होता है स्टेनलेस स्टील या घर की यूटेंसिल भी. तो इसलिए स्टेनलेस स्टील इज एन इम्पॉर्टेंट एलॉय. नेक्स्ट इज निक्रोम. एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम इन रेशियो 80:20. तो ये कभी कभी MCQ में आता है. निक्रोम में निकल एंड क्रोमियम का परसेंटेज क्या है? तो उनका परसेंटेज है 80:20. 80 nickel, 20 chromium, and they are used for gas turbine engines. Next is titanium alloys withstand stress up to high temperature and are used for ultra high speed flight, fireproof bulkheads and exhaust shorts. So टिटेनियम के अलॉयज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सह पाते हैं और इसलिए ये सारे चीज़ों में जैसे अल्ट्रा हाई स्पीड फ्लाइट में या फिर फायर प्रूफ बल्क हेड्स में यूज़ किए जाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. इफ़ you have liked my video, please give me a thumbs up. And if you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. Share this video to more and more of your friends and accept your past without regret. Handle your present with confidence and face your future without fear. That's all for today. Thank you. Stay tuned.